महेश बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कानों में उसके गधे हीरा की जोर जोर से ढींचू ढींचू की आवाज गूंजने लगी। महेश करवट बदलकर उठ गया और खिंचकर प्रभा की तरफ मुंह करके बोला, अरे अरे प्रभा प्रभा प्रभा, जाकर इस हीरे को चुप क्यों नहीं कराती हो? सुबह सुबह मेरी आंख इसकी ढेचू 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 इसी से ही खुलती है। प्रभा रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा गधा हीरा है। उसको पता है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सूरज सर पर चढ़ जाता है और तब भी बिस्तर में पड़े रहते हो। महेश आंखें मसलते हुए गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। अरे प्रभा, पता नहीं हमारा जीवन कब बदलेगा। रोज की तरह सुबह उठो, गांव के अमीर लोगों के कपड़े लेकर तालाब में जाओ, दिन भर उनका गंदा मैल निकालो और बदले में हमें क्या मिलता है? बस कुछ सिक्के। न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम एक धोबी के परिवार से हो। तुम्हारा बाप भी धोबी था, तुम्हारा दादा भी धोबी था और तुम भी धोबी हो। अपने आप को राजा समझना बंद करो। महेश ने गुस्से से अपना सिर झटक दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद हल्की मुस्कान के साथ बोला, काश प्रभा, अगर कभी राजमहल से राजा के कपड़े धोने को मिल जाए ना, हाय 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 हाय, कुछ ज्यादा ही आमदनी हो जाएगी फिर तो। और हो सकता है कि फिर शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। हाँ? लंगूर को हमेशा सपने में अंगूर ही नजर आते हैं। अब राजा महाराजा की बातें बंद करो और ये पोटली पकड़ो, तालाब की ओर चलो। शाम तक जमींदार के कपड़े देने हैं। महेश ने बेमन से पोटली उठाई और प्रभा के साथ घर के बाहर आ गया। दोनों ने कपड़ों की पोटली गधे हीरा की पीठ पर रखी और तालाब की ओर पहुंच गए और तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगे। पानी में कपड़े फटकारते हुए महेश गुस्से से बोला, अरे मुझे सब याद है प्रभा। पिछली बार की बात है जब एक जमींदार को समय पर कपड़े नहीं मिले थे ना, तो उसने मुझे कितना अपमानित किया था। दिमाग का दही कर दिया था उसने। मुझे याद है, जमींदार ने तुम्हें कपड़े की तरह बुरी तरह से धोया था। इस बार ऐसा मत होने देना। जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो जमींदार तुम्हें इस बार पटक पटक कर धोएगा। महेश और प्रभा चुपचाप कपड़े धोने में जुट गए। हीरा पास ही बंधा हुआ जमीन पर बैठा अपने मालिकों को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। तभी एक सैनिक चलते हुए सीधे महेश की ओर आ पहुंचा। क्यों? तुम्हारा नाम ही महेश धोबी है? महेश और प्रभा दोनों चौंक कर खड़े हो गए। महेश हिचकिचाते हुए बोला, हाँ हाँ, मेरा नाम ही महेश धोबी है। क्या बात है? तुम्हारी प्रशंसा राजा अमरजीत ने सुनी है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। महेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो प्रभा की तरफ गर्व से देखकर बोला, हाँ, 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 सुना प्रभा, मेरी प्रशंसा राजमहल तक पहुंच गई और तुम कह रही थी कि लंगूर को सपने में अंगूर नजर आते हैं। अब देखना, अरे अपनी भी किस्मत बदलने वाली है। हाँ। प्रभा ने आंखें घुमाकर महेश की बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी सैनिक ने गुस्से से बोला, ओ धोबी, ज्यादा खुश मत हो। महाराज ने तेरे कपड़े धोने की तारीफ सुनी है, इसीलिए तुझे अभी और इसी समय राजमहल बुलाया है। चल। महेश खुशी से सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद महेश दरबार में प्रवेश कर गया। राजा अमरजीत ने उसे गौर से देखते हुए बोला, तो तुम हो महेश धोबी? जी महाराज, मैं हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारा धोबी कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे गांव का एक व्यक्ति हमारे राजमहल में काम करता है, उसी ने तुम्हारी प्रशंसा की थी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे वस्त्र धोने का कार्य संभालो। क्यों, संभाल पाओगे ना? महेश की आंखों में खुशी झलकने लगी। महाराज, मैं तो कपड़े धोने के लिए ही बना हूँ। यह काम तो मेरे खून में है महाराज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब संभाल लूंगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। राजा अमरजीत ने नौकर को इशारा कर दिया। नौकर ने कपड़ों की पोटली लेकर उसे सौंप दी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कपड़े अच्छे से धुलने चाहिए।
अगर कपड़े चमक उठे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर कपड़े फटे, कहीं से भी थोड़ा सा भी फटे या साफ नहीं हुए, तो पुरस्कार की जगह शरीर पर कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाना। समझ गए ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, आपको इतने अच्छे से कपड़े धोकर दूंगा कि आप पुराने धोबी को भूल जाएंगे और मुझे ही इस महल का राज धोबी बना लेंगे। हाँ। इतना बोलकर महेश कपड़ों की पोटली लेकर दरबार से निकल गया। महेश घर पहुंचकर उत्साह से सारी घटना प्रभा को बताने लगा। तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर महाराज खुश हो गए तो शायद बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए। कल मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने चलूंगी। महेश का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे बकवास बंद कर प्रभा, पिछली बार जब तूने जमींदार के कपड़े रगड़े थे ना, तो उसमें छेद हो गए थे, तभी तो जमींदार ने मुझे इतना धोया था। अगर गलती से भी महाराज के कपड़े फटे तो इस बार कोड़े खाने पड़ेंगे, समझ गई? प्रभा का चेहरा उतर गया। कोड़े खाने का मतलब समझती है प्रभा? अरे भाई, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं कपड़े भी धोऊं और कोड़े भी खाऊं। ना बाबा ना। अगले दिन महेश कपड़ों की पोटली गधे की पीठ पर रखकर तालाब के किनारे पहुंच गया। राजा अमरजीत के वस्त्र निकालकर बड़ी सावधानी से धोना शुरू कर दिया। महेश राजा अमरजीत के वस्त्र धो ही रहा था, तभी राजा अमरजीत के वस्त्र से एक चमकदार हीरे की अंगूठी नीचे गिर गई। महेश अंगूठी उठाकर उसे गौर से देखने लगा। अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा हीरे की अंगूठी है। इतनी कीमती अंगूठी! हे भगवान, मैं अगर 3 जन्म तक वस्त्र धोता रहूं तो भी इसे खरीद ही नहीं पाऊंगा, और आज ये मुझे ऐसे ही मिल गई। अरे वाह 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 वाह। महेश की नजर पास खड़े अपने गधे हीरा पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। महेश की आंखों में लालच झलक उठा। अरे देख हीरा देख, मेरी किस्मत तो सच में बदल गई। राजा अमरजीत की जेब से हीरे की अंगूठी निकली है, हीरे की। अरे राजा को क्या ही फर्क पड़ेगा, उनके पास तो ऐसी अनगिनत अंगूठियां हैं, उसमें से एक कम हो गई तो कहाँ मालूम चलना है। अब तो ये अंगूठी अपने पास ही रहेगी, मैं रख लेता हूँ इसको। क्यों रे हीरा, है ना? हाँ। महेश ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और फिर से वस्त्र धोने में लग गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूर खड़ा केशव नाम का व्यक्ति सारी घटना देख रहा था। केशव एक चोर था, लेकिन गांव वालों की नजर में वो एक छोटा सा व्यापारी था, पर कोई नहीं जानता था कि वो चोर था। अरे वाह वाह वाह, इस धोबी की तो किस्मत ही बदल गई। हीरे की अंगूठी है राजा अमरजीत की, लेकिन अब ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी किस्मत बदलेगी। हाँ, आज रात ही मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। तभी केशव के कानों में ढेंचू ढेंचू की आवाज पड़ी। उसने पीछे पलटकर देखा तो महेश का गधा हीरा उसके पास टहलते हुए आ गया था। अरे ये गधा यहाँ कहाँ से आ गया? ओहो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, गधे से डर गया। अरे इसे क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ। पर अगर ये और आवाज लगाने लगा तो महेश मुझे देख लेगा। हाँ, मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। चलो। केशव तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। शाम को महेश वस्त्र धोकर घर पहुँच गया और प्रभा को हीरे की अंगूठी दिखाते हुए सारी घटना बताने लगा। अरे ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती लग रही है जी। हाँ प्रभा, राजा महाराजा तो ऐसी ही कीमती चीजें पहनते हैं ना, हमारे जैसे थोड़ी ना। उनके लिए ये अंगूठी मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए तो किसी वरदान से कम थोड़ी ना है। अगर ये अंगूठी बेच दे तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हाँ। लेकिन ये राजा अमरजीत की अंगूठी है, अगर किसी ने पहचान ली तो? अरे इसे हर चौही देखते ही पहचान जाएगा। अरे मूर्ख, मैं धोबी हूँ, धोबी, गधा नहीं। इसे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचूंगा ना, यहाँ क्यों बेचूंगा?
चल अब सो जाते हैं, सुबह राजा अमरजीत के वस्त्र दे आऊंगा और फिर इस अंगूठी से माला माल हो जाएंगे, हैं? महेश ने अंगूठी अलमारी में रख दी और चारपाई पर लेट गया। प्रभा और महेश जल्द ही गहरी नींद में सो गए। आधी रात हो चुकी थी। केशव एक मोटा कंबल ओढ़े हुए महेश की झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। गधा हीरा बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने केशव को देखा, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा गधे कहीं के। क्या मालिक को उठा के ही मानेगा क्या? चुप कर जाना। मगर गधा चुप नहीं हुआ। उसकी आवाज और तेज हो गई। गधे की आवाज सुनकर महेश की नींद खुल गई। महेश गुस्से में एक डंडा लेकर बाहर निकला। केशव तुरंत झोपड़ी के पास कहीं छुप गया। अब रात में भी ढेंचो ढेंचो कर रहा है। रुक जा, आज से मैं तुझे ऐसा बताता हूँ कि ना दिमाग का दही कर। रुक जा, रुक। महेश ने गुस्से में गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधे की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गया। महेश गुस्से से भरा हुआ वापस झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद केशव फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। हीरा उदास आंखों से उसे देख रहा था। अबे मूर्ख गधे, गधा चाहे कितना भी वफादार हो जाए, गधा गधा ही रहता है। चल, अब तेरे मालिक की किस्मत मैं पलटता हूँ तो उसे सबक मिलेगा। रुक जा। केशव दबे पांव झोपड़ी में घुस गया। उसने धीरे से अलमारी खोली, अंगूठी निकाली और वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। गधा हीरा दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। सुबह की पहली किरण के साथ महेश और प्रभा की आंखें खुल गईं। ए प्रभा, अरे जल्दी उठो, जाओ उस अंगूठी को निकाल के ले आओ। जाओ 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 जाओ। प्रभा नींद में आलस के साथ उठकर अलमारी के पास जाकर अंगूठी टटोलने लगी। अरे ये क्या? अंगूठी तो यहाँ नहीं है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात ही तो तुमने अलमारी में रखी थी ना, फिर आ गई। हाँ, मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? महेश देखो, ये कदमों के निशान किसके हैं? क्या हमारे घर में कोई चोर आया था? लगता तो ऐसा ही है। गुस्से में तिलमिलाया महेश सीधे गड्ढे के पास पहुंचा। ओए हीरा, क्यों रे गधे? जब रात में कोई चोर आया था तो तू मुझे बता नहीं सकता था? बता नहीं सकता था? बोल। गधा दुखी होकर ढेंचू ढेंचू की आवाज में रोने लगा। अरे अब क्या करूं प्रभा, ये अंगूठी तो हाथ से गई। सुनो, राजा अमरजीत को तो नहीं पता कि अंगूठी तुम्हारे पास है। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम्हें अंगूठी मिली ही नहीं। हाँ तो और क्या कहूँगा, यही तो कहना पड़ेगा। हाथ को आया मुंह को ना लगा हाल हो गया मेरा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। महेश कपड़ों की गठरी लेकर सीधे राजमहल पहुंचा, जहां राजा अमरजीत और राजगुरु गंभीर चर्चा में लीन थे। महाराज, ये रहे आपके कपड़े, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। बकवास बंद करो। अरे तुझे कपड़ों की मजदूरी की पड़ी है और यहाँ मेरी जान पर आफत आई हुई है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी थी जो अब मिल नहीं रही है। अंगूठी? महाराज, उस अंगूठी को खोजना बहुत आवश्यक है। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो भारी विपत्ति आ सकती है। महेश चुपचाप गठरी लेकर जाने ही वाला था। रुको महेश। राजा अमरजीत को अचानक कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया। हाँ। शिकार पर जाने से पहले हमने अंगूठी अपने वस्त्र में रख दी थी और वही वस्त्र धोने के लिए तुझे दिए थे। महाराज। हाँ, चलो वस्त्र की गठरी खोलो। महेश ने कांपते हाथों से गठरी खोल दी। राजा अमरजीत ध्यान से वस्त्रों को देखने लगा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। हाँ नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अंगूठी मेरे वस्त्रों में ही थी। महेश,
तेरे माथे पर पसीने की बूंदें बता रही हैं कि तुझे अंगूठी के बारे में कुछ पता है, हैं? नहीं महाराज, नहीं, मुझे कोई अंगूठी नहीं मिली महाराज। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुझे अंगूठी मिली या नहीं मिली। फिर तूने खुद ही ये क्यों कह दिया कि तुझे अंगूठी नहीं मिली? इसका मतलब यह हुआ कि अंगूठी तुझे मिली है और अंगूठी तेरे पास है, क्यों? महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे लालच आ गया था। लेकिन सही बताओ तो कल रात वो अंगूठी चोरी हो गई महाराज, चोरी हो गई है वो अंगूठी। क्या वो अंगूठी चोरी हो गई? हाँ महाराज, मैंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ महाराज, वो चोरी हो गई। मेरी बात कान खोल के सुन। हम तुझे 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में अंगूठी नहीं मिली तो हम तुम्हें सरेआम मौत के घाट उतार देंगे। चलो जाओ यहाँ से। तभी राजगुरु महेश की ओर देखकर बोले, महेश, मेरी बात कान खोल कर सुनो। उस अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें शायद उसका रहस्य नहीं पता। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, कुछ समय पहले पड़ोसी राज्यों की नजर महाराज के राज्य पर थी और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। स्थिति अत्यंत विकट हो गई थी और महाराज चाहकर भी युद्ध नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि हमारी सेना शत्रु की सेना की तुलना में बहुत कमजोर थी। तब मैंने हिमालय पर्वत की यात्रा करने का निश्चय किया। वहां महीनों तक मैंने साधना की और अंततः एक सिद्ध साधु महाराज से मिला। साधु महाराज को मैंने अपनी सारी व्यथा सुनाई और उनसे समाधान के लिए प्रार्थना की और मुझे एक चमत्कारी अंगूठी उन्होंने दी। लेकिन साधु महाराज ने मुझे ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब संकट समाप्त हो जाए और राज्य में पुनः शांति स्थापित हो जाए, तब इस अंगूठी को अवश्य लौटा देना। ये अंगूठी केवल एक निश्चित समय तक ही रक्षा कर सकती है। अगर इसे समय पर वापस नहीं लौटाया गया तो ये अंगूठी राज्य के लिए संकट का कारण बन सकती है। समझ गए? महेश घर लौट आया और प्रभा को सारी घटना बताने लगा। अब क्या होगा? अंगूठी कहाँ ढूंढेंगे? महेश की बात बाहर गधा सुन रहा था, जो बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि अंगूठी किसने चुराई है। इधर दूसरी ओर केशव अंगूठी को देखते हुए बोला, तो ना इसे मैं बंशीलाल जौहरी के पास बेचाऊं, वो सही दाम दे देगा। हाँ चलो। इतना बोलकर केशव चल पड़ा, लेकिन गधा चुपचाप उसका पीछा करने लगा। केशव को इस बात की भनक तक नहीं लगी। केशव बंशीलाल की दुकान पर चला गया। बंशीलाल एक अनुभवी जौहरी अपनी दुकान पर आभूषणों को सजाए हुए बैठा था। अरे केशव, क्या बात है भाई? आज बड़े दिनों बाद मेरी दुकान पे आना हुआ। सब कुछ ठीक तो है ना भैया? अरे बंसीलाल, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक छोटा व्यापारी आदमी हूँ। महीने भर व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है। बस इसीलिए आनाक्रम होता है। हाँ हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ, पर भैया मेरी ये समझ में नहीं आया कि तुम व्यापार करते कहाँ हो। अब खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ? बंसीलाल, ये देखो। केशव जेब से एक अंगूठी निकालकर बंशीलाल को दिखाने लगा। हाँ, ये अंगूठी तो बड़ी ही विचित्र लग रही है, और इसका हीरा ये तो बहुत ही बेशकीमती है भैया। जानता हूँ, और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम ही इसकी कदर जानते हो। अच्छा ये बताओ, बेचने आए हो? हाँ। बंशीलाल ने एक छोटी सी पोटली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर केशव की ओर बढ़ा दी। केशव मुद्राएं की पोटली लेकर चला गया। बाहर खड़ा गधा यह सब देख रहा था। इधर प्रभा घर के बाहर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अरे, हमारा हीरा कहाँ गया? अरे भाड़ में गया तुम्हारा गधा कहीं का। एक तो तुम्हें गधे की पड़ी है, इधर मेरी जान आफत में आई हुई है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। अरे महाराज मेरी जान के पीछे पड़े हैं। समझ नहीं आ रहा कि अंगूठी लाऊं तो लाऊं कहां से। प्रभा रोने लगी। महेश माथा पकड़कर बैठ गया।
इधर बंशीलाल दुकान में बैठा अंगूठी को बार बार गौर से देख रहा था। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि ससुरा केशव व्यापारी है ही नहीं है। अरे इतनी कीमती अंगूठी के बदले सिर्फ एक पोटली स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। अगर मैं चाहूं तो इसे 20 पोटलियों में बेचकर राज्य का सबसे अमीर जौहरी बन सकता हूँ। तभी दुकान में बंशीलाल का मित्र गिरधर आ पहुंचा। अरे बंशीलाल, ये अकेले अकेले का बड़बड़ा रहे हो भाई? अरे आओ 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 गिरधर, आओ 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 आओ, तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये अंगूठी है। गिरधर अंगूठी को देखकर चौंक पड़ा। अरे ये अंगूठी तो है? क्या हुआ? अरे ये राजा अमरजीत की अंगूठी है। क्या? हाँ, अरे सुबह से ही राजमहल में खलबली मची हुई है। ये अंगूठी चोरी हो गई थी। राजा ने पूरा महल हिला रखा है। अरे मगर मुझे ये तो केशव व्यापारी बेच कर गया है। अरे वो व्यापारी नहीं होगा, चोर होगा, चोर। अरे तो अब मैं क्या करूं? अगर राजा अमरजीत को पता चल गया तो वो तो मुझे ही दोषी समझेंगे ना। वो क्यों मानेंगे कि कोई चोर आया बेच कर गया? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं राजा को सब बता दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है? नहीं गिरधर, नहीं, मैं स्वयं राजा को अंगूठी दूंगा। हो सकता है कि राजा मुझसे खुश होकर मुझे कुछ पुरस्कार ही दे दे। गिरधर वहां से चला गया। बंशीलाल गुस्से से दांत पिसता हुआ बोला। हाँ, अब मेरी समझ में आया कि इस ससुरा केशव कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक नंबर का चोर है, चोरकट कहीं का। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस अंगूठी को मैं कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख दूंगा किसी को न मिले, और राजा अमरजीत से कहूंगा कि केशव ये अंगूठी मेरे पास लेकर आया था, लेकिन मैंने इसे खरीदा ही नहीं। राजा अमरजीत की नजरों में केशव दोषी साबित हो जाएगा और मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बाहर खड़ा गधा यह सब सुन रहा था। यह जौहरी तो केशव से भी बड़ा चोर निकला। मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। गधा तेजी से दुकान में घुस गया और बंशीलाल की आंखों के सामने अंगूठी खा गया। अबे ओ गधे, ये तूने क्या किया? नालायक कहीं का, चल बाहर चल। बंशीलाल गुस्से में गधे को पकड़ने दौड़ पड़ा, लेकिन गधा तेज रफ्तार से वहां से भाग गया। अब मुझे जल्दी से मालिक और मालकिन को बताना होगा कि अंगूठी मेरे पेट में है। गधा पूरी ताकत से दौड़ता हुआ महेश के घर की ओर बढ़ गया। इधर राजा अमरजीत चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। दरबार में सन्नाटा पसरा था। तभी दरबार में गिरधर आ पहुंचा। महाराज, मैंने आपकी उस अंगूठी को राज्य के सबसे कुशल जौहरी बंशीलाल के पास देखा है। क्या? बंशीलाल जौहरी के पास? अरे वो अंगूठी वहां कैसे पहुंची? ओ, इसका मतलब यह है कि उस धोबी ने बंशीलाल को वो अंगूठी बेच दी है। हाँ। महाराज, बंशीलाल ने कहा कि वो अंगूठी उसे केशव नाम के एक व्यापारी ने दी है। ओहो, तो उस धोबी ने उस अंगूठी को केशव को बेची होगी और केशव ने बंशीलाल जौहरी को बेच दी होगी। हाँ। महाराज, फिलहाल तो अंगूठी का मिलना बहुत आवश्यक है। राजा अमरजीत सैनिकों की ओर देखकर बोला। सैनिकों, जाओ, महेश, धोबी और बंशीलाल जौहरी को बंदी बनाकर दरबार में हाजिर करो, जाओ। कुछ ही देर में सैनिक महेश धोबी और बंशीलाल जौहरी को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। महेश, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता, और सच्चाई ये है कि तुमने अंगूठी चुरा कर बंशीलाल जौहरी को बेच दी, क्यों? महाराज, मैं बंसीलाल जौहरी को जानता तक नहीं। बंशीलाल, तुम्हें वो अंगूठी कहाँ से मिली, बताओ। महाराज, वो अंगूठी मुझे केशव नाम के एक व्यापारी ने दी थी। वो अक्सर सोने और हीरे से बनी वस्तुएं मुझे लाकर बेचता है। ओह महेश, क्या तुम केशव को जानते हो? हाँ महाराज, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। ठीक है, तो हम स्वयं तुम्हें बंशीलाल को लेकर राजगुरु और कुछ सैनिकों के साथ केशव के घर पर जाएंगे, चलो। कुछ ही देर में राजा अमरजीत, महेश धोबी, बंशीलाल, राजगुरु और कुछ सैनिकों को लेकर केशव के घर पर पहुंच गया। उन सब ने देखा कि केशव अपने घर के बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। केशव उन सबको वहां देखकर
बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा अमरजीत केशव की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा भेद खुल गया है केशव। मुझे पता लग गया है कि तुम एक चोर हो और अब मुझे सच सच बता दो। मैं इतना क्रोधित हूँ कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। हाँ महाराज, मैं सच बताता हूँ, मुझे बस माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ तो बोलो। महाराज, मैंने महेश धोबी को वस्त्र धोते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि आपके वस्त्रों से एक सुंदर अंगूठी नीचे गिर गई। महेश की आंखों में उस अंगूठी को देखकर लालच आ गया। वो अपने गधे से बात कर रहा था कि वो आपकी अंगूठी बेचकर अपनी किस्मत बदल देगा। फिर क्या हुआ? महाराज, मैं तो चोर हूँ ना। मैंने मौके का फायदा उठाया और रात में महेश के घर से वो अंगूठी चुरा ली और बंशीलाल जौहरी को बेच दी। बस यही सच है महाराज, और आपकी अंगूठी बंशीलाल के पास है। ओ, तो अंगूठी तुम्हारे पास है बंसीलाल? क्यों? महाराज, वो अंगूठी मेरे पास थी, लेकिन लेकिन क्या? महाराज, वो अंगूठी एक गधा खा गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? गधा अंगूठी खा गया? अरे गधा अंगूठी क्यों खाएगा? है? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी। क्यों बंसीलाल? महाराज, कहीं वो गधा मेरा तो नहीं है। मेरा गधा सुबह से लापता है। अरे क्या लगा रखा है? गधा, अंगूठी, लापता, फिर गधा, फिर अंगूठी। सीधी सी बात है कि मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पर। लेकर आओ। उसी समय वहाँ हीरा गधा आ पहुँचा। महाराज, हाँ, यही वो गधा है जिसने मेरे सामने अंगूठी निगल ली थी। अगर इस गधे ने अंगूठी निगली है तो अब ये अंगूठी इसके पेट से ही निकलेगी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गधा होने के कारण बोल नहीं पाया। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनी से एक साधु प्रकट हो गए। महाराज, ये तो वही साधु हैं जिन्होंने हमें अंगूठी दी थी। राजा अमरजीत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बेजुबान जानवर की हत्या करते हुए। साधु महाराज, दरअसल अंगूठी गधे के पेट में है और आपको वो अंगूठी हर हाल में चाहिए थी, बस इसीलिए। राजा अमरजीत, वो अंगूठी कितनी भी चमत्कारी क्यों ना हो, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है। तुमने जो अंगूठी निगली है वो बहुत चमत्कारी है। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें बोलने की शक्ति मिल चुकी है। अब सच बताओ। गधा कांपते हुए इंसानी आवाज में भावुक स्वर में बोला, महाराज, मैं एक गधा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपके वस्त्र से वो अंगूठी गिरी थी। मेरे मालिक महेश की नजर उस अंगूठी पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच भर आया। मैंने देखा कि दूर खड़ा केशव भी उस अंगूठी को लालच भरी नजरों से देख रहा था। मैं धीरे धीरे केशव के पास गया। केशव ने सोचा कि भला एक गधे से उसे क्या ही खतरा हो सकता है। रात में जब सब सो रहे थे तब केशव चोरी करने के लिए आया। मैंने अपने मालिक को अपने अंदाज में जगाने की बहुत कोशिश की। डहचों 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 मैंने खूब आवाज निकाली, पैरों से जमीन खुरची, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी बात समझने के बजाय मुझे ही डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मालिक ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और केशव मेरी आंखों के सामने उस अंगूठी को चुरा कर ले गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह जब मालिक रोते हुए घर लौटे और कहने लगे कि महाराज अमरजीत सिंह उन्हें जान से मार देंगे, तो मुझे उन पर तरस आ गया। मुझे पता था कि अंगूठी केशव ने चुराई थी और वो कहाँ रहता है। मैं केशव के घर गया और वहां देखा कि वो सीधे बंशीलाल जौहरी की दुकान पर गया और अंगूठी उसने बेच दी। लेकिन बंशीलाल जौहरी की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो अंगूठी आपको लौटाने की बजाय उसे बेचकर फायदा कमाना चाहता था और वो केवल केशव को फंसाना चाहता था। जब मैंने बंशीलाल के मुंह से ये सब कुछ सुना तो मुझे यकीन हुआ कि अगर अंगूठी महाराज को नहीं मिली तो मेरे मालिक की जान चली जाएगी। तभी मैंने बंशीलाल की दुकान से मौका देखकर अंगूठी निगल ली। उसके बाद से मैं इस वक्त यहां आकर सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अंगूठी मेरे पेट में है और असली गुनहगार
केशव और बंशीलाल हैं, लेकिन महाराज आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरी जान लेने के लिए आपने तलवार निकाल ली। क्या मेरी इतनी कीमत है? इतना बोलकर गधा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। देखा महाराज, देखा, ये जानवर है जानवर, लेकिन इसने तुम सबकी मदद करनी चाहिए। तुम सबसे ज्यादा इंसानियत इस जानवर में है, फिर भी किसी ने इसकी बात तक नहीं सुनी। और तुमने अपने गधे को बेवजह पीटा, जबकि ये तुम्हारी हर हाल में मदद करना चाह रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, तू सच में हीरा है, हीरा। मैं तो अंगूठी में लगे हीरे को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन मेरे पास तो तेरे जैसा हीरा था और मैं तुझे पहचान ना पाया। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। साधु ने गधे की पीठ पर हाथ रख दिया। अचानक रंग बिरंगी किरणों से वो अंगूठी साधु के हाथ से प्रकट हो गई। महाराज, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर साधु गायब हो गया। केशव और बंशीलाल को कैद में डाल दो, और महेश, केवल इस गधे की वजह से तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं, वरना तुम्हारे मन में भी लालच आ ही गया था। अगर इस गधे ने मेरी आंखें ना खोली होती तो तुम्हें भी कारागार में डाल देता। चल मेरे हीरे चल, अब तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। उस दिन के बाद